विनोद एक व्यापारी है जो कि लाल मिर्चियों का व्यापार करता है, पर वो एक लालची किस्म का आदमी है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है। विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं मैं उसकी दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था, सोचा मिल लूं। इसी बहाने कुछ मिर्चियां भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया, मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियां खरीदनी शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियां खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्ची चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूंगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो आप? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियाँ खराब होने लगती हैं। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियां तो तौलता है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियाँ। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियां बेचने के लिए चला जाता है। लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बहुत स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियाँ हैं। भाई साहब, आप लाल मिर्चियां कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी। आप इनके दाम पर मत जाइए, ऐसी मिर्चियाँ आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है तो मुझे मिर्चियाँ तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियाँ हैं, आपके काम ही आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियाँ काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तोल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस व्यापार में हूँ। भले ही तराजू में तौली हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियाँ 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये मिर्चियाँ पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले के दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के व्यापारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भगवान करे उसकी मिर्चियाँ उस पर ही भारी पड़ जाए और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियाँ बताकर कम मिर्चियाँ दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी ही मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियाँ होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियाँ बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बहुत ज्यादा तीखा लगता है। मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियाँ तो बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था। मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है।
पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था। ये मिर्चियाँ अचानक से कहाँ से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियां लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहां जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ देर लेटने के बाद उसके शरीर पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चियाँ पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है। अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है, उसके पूरे शरीर पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियाँ कहाँ से आ रही हैं? और वो देखता है कि उसके छत से भी मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चियों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियाँ फैल गई हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ आ जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर यह श्राप कहाँ से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूं कि तुम पर ये विपत्ति कहाँ से आ गई, पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूँ, मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियाँ दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसके कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियाँ भरता है और उन सब लोगों को जाकर मिर्चियाँ देता है जिस को उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियाँ दी थी। ये लो रामू भैया, मिर्चियाँ ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियाँ दी हैं। विनोद रामू को मिर्चियाँ देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकल जाता है जिसको उसने 2 किलो के बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी दिखाई देती है। विनोद उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्चियाँ ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं आज यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चियाँ रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चियाँ दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियाँ दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है। पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है। सीतापुर नाम का गांव था। वहां गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने के कारण छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनका बचा खुचा सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। एक छोटा सा घर बचा था
उन गांव वालों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूं तो करूं क्या? जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है, कृपा करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक गांव दिखाई पड़ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। वहां जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँव में चप्पल ना होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। अच्छा चलो, एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां रुक जाना चाहिए। वहां रुककर बचा खुचा खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस गांव से ठीक थोड़ी सी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस, अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तुम चिंता ना करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़ी, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। मालती, वो देखो, वहां पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद हमें वहां कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सबने बस ईंटें ही लाकर रखी हैं, किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। हाँ तो अब खाना भी ना खाएं क्या? इतना कर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से मैं निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो किसी और को क्यों नहीं काम पर रख लेते? हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है। मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा, जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करता। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूंगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहें तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काम बड़े ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा, कृपा करें। लगता है नया बंदर मिल गया, ये अगर मेरा साथ दे तो मैं इन कामचोर मजदूरों को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। बड़ी कृपा होगी मालिक, बस आप रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। सिर्फ एक ही सिफारिश है आपसे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस मेरा काम करके दे दो। ठेकेदार ने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा एक जंगल के किनारे पर दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमें इतना संभाल दिया, हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने 1 महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहाँ कहा था कि पैसे दूंगा? मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है, कृपा करें और हमें हमारे पैसे दे दे। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर हैं, उसे मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद, हमारी किस्मत बहुत खराब है, हमने क्या पाप किया है भगवान जाने, हमें ये सजा क्यों मिल रही है। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो ना खाने को खाना है, ना रहने की कोई जगह है,
कुछ दूर और चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़े से चील के बच्चे को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो पुण्य कर ले हम। हट जा, हट हट। गोपाल उन सुअरों को भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की सहायता की। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम न होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। तुम बात कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उजड़ गया। अब क्या बताऊं बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ये लो, ये उपहार मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और अपने शक्तियों के माध्यम से उन्हें एक बड़ा सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसले का घर। इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुणों और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल के जीवन में मानो खुशियां आ गई। गोपाल उस घोंसले के घर में ही रहने लगा, जो कि विशाल था। देखते ही देखते गोपाल ने वहां पर अपना कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था और अब देखो, पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ना, सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। गोपाल और मालती के घोंसले के घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो उनके बड़े से घोंसले के घर में अपने मजदूरों को लेकर जाता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर बस गए हो और मेरा व्यापार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मैं, मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर का। मेरे मजदूर इसे तोड़ गिराएंगे। इस घर को तोड़ दो, इनके सामान बाहर निकालकर फेंक दो। जी मालिक, अभी देखिए। ऐसा ना कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने। ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहां हमला करने जाते हैं, वहां एक मायावी चील आ जाता है और उन मजदूरों के सामने खड़े हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। चील के इतना कहने से ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि चील कैसे लोगों की आंखों को निकालते हैं। मैंने सुना है कि चील आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूरों को वहीं छोड़कर चील से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल अन्य मजदूरों से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। ठीक कहा तुमने, अब हम हक की कमाई करेंगे। चील ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसले के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूरों के साथ लोगों का घर बनाकर उन्हें देने लगा। ये कहानी है प्रयागराज के एक गांव की, जिसका नाम था नैनी। नैनी गांव बेहद सुंदर और प्यारा था। वहाँ धीरज रहता था। वैसे तो धीरज अनाथ और गरीब था, लेकिन सब्जियां बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आ जाओ सब्जी ले लो। भैया, टमाटर कितने के दिए? टमाटर तो 50 रुपए किलो है। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेता हूँ।
दुकान खोले पूरा 1 दिन हो गया था, लेकिन व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तब एक औरत वहाँ आई और कहने लगी, क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकते हैं? लगता है ये बड़े घर की बेटी है, मेरा पूरा दुकान खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 2000 रुपए में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो 2000 रुपए। वो औरत धीरज को पैसे देकर चली गई। पहले तो धीरज बहुत खुश हुआ, उसके बाद उसे पता चला कि वो नकली 2000 के नोट हैं। क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े से पैसे जो आ रहे थे वो भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? धीरज अपने दुकान लूटने से परेशान था ही कि वहाँ पर एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, अगर एक केला ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा। देख बुड्ढे, मेरी दुकान पहले से ही लुट गई है, मुझे और परेशान मत कर। सिर्फ 4 दर्जन केला रखा है, अगर मैं तुझे ये भी दे दूंगा तो मैं रात को क्या खाऊंगा? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ नहीं बस 2 केले ही दे दो। अगर इसे नहीं दिया तो यहाँ रहकर ये मेरा सर खाता रहेगा, इसे मैं केला दे ही देता हूँ। धीरज ने अपने पास रखे कुछ केलों में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे खाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश है, ठंड लग रही है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तब भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जो धीरज का होता है। भिखारी हिम्मत बांधकर धीरज के घर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की, तुम तो सर पर चढ़ रहे हो। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, मुझे ठंड भी लग रही है, बिजलियां कड़क रही है, बस एक रात के लिए ही जगह दे दो। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। उस रात भिखारी धीरज के घर में ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भिखारी सुबह सुबह ही अपने झोले में से मिर्चियाँ निकाल कर खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए? ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं है, इसे खाने से मुझे अब दिन भर भूख नहीं लगती। मुझे इससे क्या मतलब, तुम जाओ और अपना काम करो। चलो, सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही। भिखारी धीरज के घर से चला जाता है। धीरज सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जी लगाने लगता है। आ जाओ, ताजे ताजे सब्जी, ताजे ताजे सब्जियां ले लो, आ जाओ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन धीरज के दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब धीरज तंग आ जाता है और दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टीले पर पड़ती है, जहां भिखारी रात को सो रहा होता है। और तब धीरज कहता है, असली जिंदगी तो इसी की है, ना कोई फिक्र ना कोई काम, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमो, लोगों से पैसे मांगो, किसी ने दे दिया तो मौज, और सब अब दे ही देते हैं, और रात को मस्त आराम से सो जाओ। उतने में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उस भिखारी को काट कर चला जाता है, और दूर खड़ा धीरज ये सब चीजें देख लेता है। सांप काट लिया। अरे बाप रे, इसे तो सांप ने काट लिया। मुझे इसे एक सपेरे के पास लेकर जाना होगा। धीरज भिखारी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सपेरा उस सांप के जहर को निकाल देता है। सही समय पर आपने ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने वाला भिखारी है, पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और धीरज से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ।
मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी से उपहार लूंगा। ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। भिखारी कुछ मिर्चियाँ निकालकर धीरज को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है। बड़े सिद्ध पुरुषों के साथ रहने की वजह से ये मुझे मिले हैं। इससे तुम अपने खेत में बो दोगे तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है। अगर ऐसा होता तो तुम खुद ना इसे इस्तेमाल कर लेते, मुझे थोड़ी ना देते। मैं एक सज्जन व्यक्ति को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में नजर आया है। ये जादुई मिर्चियाँ तुम्हारे पास ही रखो। भिखारी धीरज को मिर्चियाँ देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भिखारी उस टिले या उसके आसपास कहीं भी नजर नहीं आता। धीरज उन मिर्चियों को देखकर सोचता है, क्यों ना मैं ये मिर्चियाँ एक बार बो कर देख ही लूं। कहीं उस भिखारी की बात सच निकली तो। धीरज उन मिर्चियों को लेकर अपने घर के आंगन में कुछ जगहों पे बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। धीरज उसे देखकर वहां जाता है। ये रोशनी कैसी? इसे खोद कर देखता हूँ। लगता है मिर्चियाँ उग आई हैं। धीरज जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ता है, उसे वहाँ पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उस भिखारी की बात तो सच निकली। ये तो हीरे की मिर्चियाँ हैं। फसल पूरी हीरे की है। मजा आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। धीरज उन हीरे की मिर्चियों की मदद से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नया घर, व्यापार सब कुछ खड़ा कर लेता है। अब उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज उस भिखारी की मदद से मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। उस टीले के पास जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालिक, आप कहो तो आपके साथ मैं भी चलूं? तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे भला? लेकिन इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। धीरज और उसका नौकर उसी टीले के पास जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि भिखारी वहीं सो रहा है। धीरज उसे उठाकर उससे कहता है, तुम यहाँ सो रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं अनाथ बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर व्यक्ति मेरे नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपकी जान बचाई, उसके बदले में आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहें। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस जीवन में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए मैं तुमसे ही मदद मांगा करता था। धीरज उस भिखारी को लेकर अपने घर चला आता है। हीरे की मिर्चियों की मदद से धीरज कई सारे व्यापार भी खोल लेता है और खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगता है। सुंदरपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनके नाम थे सीता और गीता। दोनों का स्वभाव और रूप बहुत अलग था। सीता एक शांत, आज्ञाकारी और मेहनती लड़की थी, जबकि गीता अपनी सुंदरता के कारण सभी का ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन वो घमंडी और अहंकारी थी। सीता घर के सभी कामों को बड़े प्रेम और समर्पण से करती। गीता हालांकि सुंदर होने के बावजूद घर के कामों से बचने की पूरी कोशिश करती। वो अपने रूप को लेकर बहुत घमंड करती। गीता, क्या तुम मुझे साफ सफाई करने में मदद करोगी? मैं? और साफ सफाई? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये घर के काम मुझसे नहीं होंगे। इससे मेरी सुंदरता पर बुरा असर होगा। तुम्हारा रूप कितना साधारण है, तो तुमने अगर ये काम किए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूप तो एक दिन मुरझा जाता है गीता, पर मेहनत और सच्चाई हमेशा बनी रहती है। मुझे खुश रहने के लिए सुंदरता की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, खुश हूँ। तुम्हारी बातें मुझे कभी समझ नहीं आती हैं सीता। अगर तुम खुश हो तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो काम में हाथ बटाने के लिए? ताकि तुम भी ये सब काम सीख सको। देखो, मुझे नहीं सीखनी ये सारी चीजें, समझी?
एक दिन एक उत्सव के दौरान एक प्रतियोगिता के बारे में घोषणा की गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी महिलाओं के लिए खुशी की बात है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अरे वाह, क्या बात है। और इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को जज करने के लिए शहर से जाने माने हीरो राजेश कुमार आने वाले हैं। क्या बात है, बढ़िया। और जो महिला प्रतियोगिता जीतेगी उसे राजेश कुमार के साथ उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला है। ये सुनकर सभी महिलाएं और लड़कियां खुशी से झूम उठी, लेकिन गीता, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी, सबसे ज्यादा खुश हुई। उसने ठान लिया कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और जीतकर सभी को अपनी सुंदरता का एहसास कराएगी। साथ ही राजेश कुमार के साथ काम करेगी। पर गीता की ये खुशी झट से फुर्र हो गई जब उसे पता चला कि सीता भी इसमें शामिल हो रही है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे आत्मविश्वास को। ना रंग ना रूप, और चली हो प्रतियोगिता जीतने। गीता, तुम अपनी बड़ी बहन से ये कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या करूं बाबा, उसे भी पता है कि वो प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। अगर मैं उसमें जीत गई तो मैं राजेश कुमार के साथ काम कर सकती हूँ। हाँ, तो बात क्या है? ये सीता, उसने जानबूझकर इसी प्रतियोगिता में भाग लिया है ताकि वो मुझे हरा सके। मेरी भलाई तो ये देख ही नहीं सकती। जरूर ये वहाँ कुछ न कुछ करके मुझे हरा ही देगी। गीता, साजिशें रचना तुम्हारा स्वभाव है, सीता का नहीं। और तुम्हें अगर तुम्हारी सुंदरता पर इतना ही भरोसा है तो क्या फर्क पड़ता है सीता के होने या ना होने से। मुझे अब इस बात पर और बहस नहीं करनी, और आइंदा अपनी बहन से इस तरह से बात मत करना, ध्यान रहे। दोनों बहनों में लगी आग उनके पिताजी ने फिलहाल के लिए मिटा दी थी। दोनों बहनें तैयारी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली थी। प्रतियोगिता के पहले दिन का आयोजन कुकिंग कंपटीशन के रूप में हुआ। गीता, जो हमेशा अपनी सुंदरता पर ध्यान देती थी, आज पहली बार किचन में खड़ी थी। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, जबकि सीता, जो हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़ के एक प्रतियोगी है। मैंने तो कभी किचन में काम किया भी नहीं है, अब मैं ये कैसे करूंगी। जैसे ही कुकिंग की शुरुआत हुई, गीता को अपनी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो सबके सामने थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वहीं सीता ने अपनी साधारण सी पकवान की विधि के साथ शांति से काम करना शुरू कर दिया। गीता ने घबराहट में जल्दी जल्दी पकवान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पकवान सही से नहीं बने। अंत में जब निर्णायकों का फैसला आया तो सीता के पकवानों ने सबका दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि सारे प्रतियोगियों ने काफी मेहनत से पकवान बनाए, लेकिन इस पहले राउंड की विजेता हैं मिस सीता। तालियां। अरे वाह, क्या बात है। सीता का नाम सुनकर गीता नाराज हो गई। आखिर उसे जिस बात का डर था वही तो हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन के लिए जमकर तैयारी करने की ठान ली। पहले दिन के पहले राउंड से गीता इतनी थक गई थी कि वो घर जाकर चुपचाप सो गई। प्रतियोगिता के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। सारे प्रतियोगी बहुत उत्सुक थे, लेकिन गीता आज भी काफी डरी हुई थी। पिछली रात गीता ने अपनी तैयारी को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी सो गई। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था। अब डरने से क्या होगा, सोने से पहले ये याद नहीं आया। सच, सीता की बात मानकर ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए थी। गीता अपनी गलती की वजह से खुद को कोस रही थी कि तभी सीता ने उसकी सारी बातें सुन ली। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ठीक से तैयारी नहीं की है। डरने की कोई जरूरत नहीं है गीता, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताती हूँ। अगर मन से काम करोगी तो सब अच्छा होगा। सीता ने गीता को कुछ डिजाइन और सिलाई के टिप्स बताए। गीता ने उन्हें ध्यान से सुना और अपनी चिंता को दूर करने की कोशिश की। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी अपने अपने कपड़े लेकर काम में जुट गए। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, गीता ने देखा कि सीता की सिलाई में कुछ असामान्य था। ऐसा लग रहा था
जैसे कपड़े पर खुद ब खुद डिजाइन बन रहे हो। ये देखकर गीता की चिंता और बढ़ गई। दीदी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी सिलाई इतनी परफेक्ट क्यों है? गीता, बस अपना काम करो, कुछ सवालों के जवाब कभी मत पूछो। प्रतियोगिता खत्म हुई। प्रतियोगिता के जज राजेश कुमार ने सारे प्रतियोगियों के डिजाइन देखे। इस बार वो गीता पर भी खुश थे। उन्हें उसकी डिजाइन अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने सीता की डिजाइन देखी तो वे हैरान रह गए। वो डिजाइन इतनी खूबसूरत और अद्वितीय थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दोस्तों, लड़ाई तो टक्कर की थी। सबने सच में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन इस राउंड की विजेता हैं मिस सीता। लेकिन गीता के मन में अभी भी सवाल थे। रात में उसने सीता से फिर पूछा, सीता, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुमने जानबूझकर मुझे पुरानी वाली डिजाइन सिखाई ना, ताकि तुम जीत सको? क्या? मैं भला ऐसा क्यों करूं? मुझे हराने के लिए, और क्या? तुम फिर शुरू हो गई। आप तो इसकी वकालत करेंगे ही, लेकिन कल देखना, मैं ही जीतूंगी। कल सौंदर्य राउंड है, उसमें तो तुम मुझे हराने से रही। मिलते हैं कल। गीता कुछ भी करके सीता को हराना चाहती थी। उसने सोशल मीडिया पर ब्यूटी टिप्स खोजना शुरू किया। घंटों की खोज के बाद उसे एक रहस्यमय और अजीब नुस्खा मिला, लाल मिर्च का मास्क। पोस्ट में दावा किया गया था कि इसे लगाने से चेहरे पर तुरंत चमक आ जाती है। ये तो कमाल का नुस्खा लगता है, बस इसे लगाकर सीता को मैं हरा ही दूंगी। गीता ने बिना सोचे समझे इस मास्क को बनाने का फैसला किया। वो रसोई में गई। उसने लाल मिर्च पाउडर, शहद और दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया। पेस्ट तैयार करने के दौरान उसकी आंखों में हल्की जलन हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी जलन से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं जीत गई तो? गीता ने मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही उसने इसे लगाया, उसका चेहरा गर्म और झुनझुनी महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसकी त्वचा पर जलन असहनीय हो गई। वो आईने के पास गई। ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा जल क्यों रहा है? आईने में उसने देखा कि उसके चेहरे की त्वचा लाल होने लगी थी, जैसे कि आग में झुलस रही हो। गीता का चेहरा धीरे धीरे सूजने लगा और उस पर मुहासे आने लगे। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उसकी चीखें सुनकर सीता कमरे में आई। उसने गीता को देखा, लेकिन अब वो पहचानने लायक नहीं थी। गीता का चेहरा भयानक और विकृत हो चुका था। गीता, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम निकलो यहाँ से। सीता गीता की हालत देखकर चौंक गई थी। गीता के चेहरे को क्या हुआ था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। सौंदर्य प्रतियोगिता का दिन आ चुका था। गीता ने लाल मिर्च का मास्क लगाने के बाद जो भुगता था, उससे उसका चेहरा विकृत हो गया था। लेकिन अपने घमंड और आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने किसी को सच नहीं बताया। वो एक नकाब पहनकर प्रतियोगिता में शामिल हुई। गीता, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम बस अपनी तैयारी करो। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी आत्मविश्वास से मंच पर अपने अपने रूप और सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जब गीता की बारी आई तो वो घबराते हुए मंच पर गई। मुझे बस ये नकाब नहीं हटाना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब राजेश कुमार ने उसे नकाब हटाने को कहा तो गीता ने डरते हुए अपना चेहरा सबके सामने दिखाया। जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, पूरा मैदान ठहाकों और उपहास से गूंज उठा। ये क्या मजाक है? सौंदर्य प्रतियोगिता में ये चेहरा लेकर आई हो? गीता का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पछतावा हो रहा था। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने सीता से कही थी। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार गीता का नाम वहां से हटा दिया गया। गीता की हालत देखकर सीता का दिल पसीज गया। वो मंच पर गई। अगर मेरी बहन यहाँ से हटाई गई है तो मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। सीता, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश की थी। तुम मेरी बहन हो गीता।
जीत हार से बड़ा रिश्ता है हमारा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद सीता ने गीता को समझाया और उसका इलाज कराने की सलाह दी। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता की मदद से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। धीरे धीरे उसका चेहरा ठीक हो गया। अंततः गीता और सीता ने अपनी गलतफहमियों को भुलाकर साथ रहने का फैसला किया। ये कहानी सिखाती है कि घमंड और ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर सकती है, लेकिन परिवार और सच्चा प्यार हर दर्द का इलाज है। सुंदरपुर नामक एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुंदर थे। उन्हें ना तो कोई रोग होता था और ना ही कोई दूसरी परेशानी। मैं अब इस गांव का प्रधान। ये गांव जो कि देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप है। इस गांव में कोई कुरूप नहीं है और ना ही कोई अन्य चिंता है। पर इस गांव में अगर कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ एक है और वो है बुढ़ापा। इसका मतलब ये है राजेश कि जैसे इस गांव को हम देवताओं का आशीर्वाद कहते हैं, तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि इस गांव में कोई कुरूप नहीं रहना चाहिए। पर इस गांव में कुरूप कौन है? हमारी पिछली पुश्तें अब बूढ़ी हो चुकी हैं और हमें इस गांव का संरक्षण करना है उन सब से। ये आप क्या कह रहे हैं? माना वो कुरूप हैं, पर हम उन्हें अगर गांव से निकाल देंगे तो उनका क्या होगा? उन सब ने अब तक हमें पनाह दी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैंने भी इस गंभीर विषय में बहुत सोचा और ये निर्णय लिया है कि हमें उन सब के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम गांव के बाहर बनवाना चाहिए और उसके बाद उन सबको वहीं पर रहने के लिए कहेंगे। हर महीने 1 वर्ष तक हम उनके पास अनाज पहुंचाएंगे। ये बात किसी बूढ़े व्यक्ति के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तुम सब जाकर अब एक नया आश्रम बनाने के काम में लग जाओ। कुछ ही महीनों में यह आश्रम तैयार हो जाना चाहिए। सभा समाप्त हुई। मुखिया की बात सुनकर सब वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और आश्रम बनकर तैयार हुआ। मुखिया ने गांव के सभी बूढ़े लोगों को उस आश्रम में भेज दिया, जिसमें मुखिया के पिता और गांव के अन्य सभी बूढ़े लोग थे। सबको आश्रम में भेज दिया गया। चलिए पिताजी, अब सबके मुखिया आप हैं। 1 वर्ष तक प्रति महीने में आप सबको राशन दूंगा और अन्य सभी सुविधाएं दूंगा। फिर आपको खुद परिश्रम करना होगा। बेटा, तुम मेरे बेटे हो और तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत ही गलत है। ये जो सुंदरता का अहंकार है तुम सब युवाओं में, ये तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। ठीक है पिताजी, ध्यान रखूंगा आपकी बात का। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कई दिन बीत चुके थे, पर आश्रम के बूढ़े अपने बच्चों की चिंता में लगे हुए थे। इसी परेशानी को लेकर आज मालती यानी राजेश की माँ विजय के पास आई। अरे विजय भैया, मुझे मेरे राजेश की बहुत याद आ रही है। ये क्या बात कर रही हैं देवी आप? आप जानती हैं ना उन बच्चों ने क्या किया है, उसके बाद भी। पर वो बच्चे हैं हमारे, हम क्या करें? आप भी तो पिता हैं ना। ठीक है देवी, जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही सही। इन सब का मुखिया आखिर मेरा बेटा है, तो मुझे ये सुनने में कोई दिक्कत नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हमारे बच्चों ने उसकी बात मानकर गलत नहीं किया? इसमें गलती सबकी है। हाँ, कोई बात नहीं। हम अगर वहाँ जाकर उन्हें समझाना भी चाहें तो भी कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी उनका दिमाग अहंकार से ग्रसित है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। शायद कोई बच्चा मुझे कहीं दिख ही जाए इस जंगल में। मालती वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। मालती बेटा बेटा पुकार रही थी। वो एक वाटिका में पहुंची जिसे मालती ने पहले कभी नहीं देखा था। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए वहाँ बहुत सारे पौधे थे और गोबर की तरह दिखने वाले कुछ पदार्थ के पौधे हर जगह लगे हुए थे। ये क्या? इतनी बार इस जंगल में घूमी हूँ पर अब तक मैंने इसे नहीं देखा।
अभी वहाँ वाटिका में एक देवी प्रकट होती है। प्रणाम देवी जी। मैं इस वाटिका में रहने वाली देवी हूँ, जिसके प्रभाव से तुम्हारा गांव सुंदर है और रोगों से दूर है। आपका धन्यवाद देवी जी। आपकी वजह से ही हमारा गांव आज इतना आबाद है। हाँ, लेकिन शायद मेरी वजह से आज उन सब में अहंकार आ गया है और उन्होंने अपने अहंकार में आकर तुम सबको गांव से निकाल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देवी जी। ये तो हमारे परवरिश में शायद कोई कमी रह गई थी। जो भी कारण हो, पर उसमें भागीदार तो मैं ही हूँ। इसीलिए ये गुप्त वाटिका मैंने तुम्हें दिखाई है। पर ये गोबर जैसा दिखने वाला पदार्थ क्या है? ये इस वाटिका के फलों और फूलों से बना हुआ एक लेप है, जो तुम सब बूढ़ों को भी जवान की तरह शक्तिशाली बना देगा। क्या? सच? हाँ, और तुम सबकी झुर्रियां चली जाएंगी और तुम सब फिर से सुंदर हो जाओगे। तो क्या हम फिर से उस गांव में रह पाएंगे? इसका निर्णय तो मैं तुम सब पर छोड़ती हूँ। जैसा तुम लोग चाहो वैसे ही इस लेप का इस्तेमाल करना। देवी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती अपने आश्रम चली जाती है। आश्रम में विजय उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी मालती उसके पास जाकर वो लेप दिखाती है। ये देखिए, हमारे सभी दुखों का निवारण। दिखाओ, ऐसा क्या है इसमें जो ये दुखों का निवारण कर देगा? ये तो गोबर जान पड़ता है, लेकिन इसकी सुगंध तो ऐसी है जैसे मानो कई जड़ी बूटियां हो इसमें। पर इनसे होगा क्या? मालती फिर विजय को देवी के साथ हुई पूरी घटना बताती है। ओह, सुंदरता का लेप। हाँ, इसे बस चेहरे पर लगाकर कुछ देर रखना है और फिर जब ये सूख जाए तो निकाल देना है। अच्छा, लेकिन मालती, मैं नहीं चाहता कि इस वजह से हम उस गांव में जाकर जुड़े। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके कारण गांव में गए तो बच्चे कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अब लाओ, इस लेप को अपने चेहरे पर लगा कर देखते हैं। मालती और विजय ने उस लेप को लगाया। दोनों की झुर्रियां गायब हो गई थी। वो पहले की तरह जवान हो चुके थे। अरे, हम तो जवान हो गए। हाँ, जवान तो हो गए, बस हमारी आवाज बूढ़ों जैसी है। मालती ने उस लेप को सभी बूढ़ों में बांट दिया और सभी लोग जवान हो गए। ये बात सुंदरपुर गांव के मुखिया को पता चली और एक नई पंचायत बैठी। उस लेप को उस आश्रम में नहीं, इस सुंदरपुर गांव में होना चाहिए। सही कहा आपने। ये सब चमत्कार जरूर उस जंगल में कहीं है। मैंने माँ को वहाँ पर जाते देखा था 2-3 दफा। पहले दिन तो वो वैसे ही बूढ़ी लग रही थी, पर धीरे धीरे उनके चेहरे से सारी झुर्रियां हट गई। चलो, हम भी उस जंगल में चलते हैं ताकि वो बूढ़े उसका इस्तेमाल ना कर पाए। हम सब सुंदर युवक और युवतियों के लिए है, ना कि इन बुढ़ों के लिए। सही कहा मुखिया जी। हाँ, चलो उस जंगल की ओर। राजेश, आगे बढ़ो और हमें रास्ता दिखाओ। मुखिया और उनकी पलटन जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर पाते हैं कि वहां कोई वाटिका है जिसमें लेप है जो गोबर की तरह दिखता है। क्या ये वही वाटिका है? हाँ, लगती तो वही है। अब मैंने आँख से तो नहीं देखा था। पर ये तो गोबर की तरह दिख रहा है। क्या इसे लगाना सही होगा? हाँ, लगाओ इसे सब। चारों उसे लगाते हैं और जैसे ही कुछ देर होता है, चारों के चेहरे लेप लगाने की वजह से बूढ़ों के जैसे हो गए। तभी वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। मूर्ख बच्चे, आप कौन हैं? क्या आपने हमें ऐसा बना दिया है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? तुम जैसे मूर्ख और अहंकारी बच्चे जो अपने माँ बाप को घर से निकालकर आश्रम में रखे, उनके लिए इससे अच्छी और कोई सजा नहीं है।
अब जाओ और अपने माता पिता के पास जाकर माफी मांगो। वही माफ करेंगे तुम लोगों को। पर अब हम तो कुरूप हो गए हैं, वो हमें क्यों माफ करेंगे? तुम अब भी नहीं सीखे? अब ये वाटिका यहाँ से गायब हो जाएगी। जाओ और अपने माता पिता से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ कर दें। देवी की बात सुनकर सभी अपने माता पिता के पास पहुँचे। बाहर विजय और मालती और कुछ अन्य बूढ़े मुखिया और अन्य बच्चों को देखने लगे। पिताजी, तुम बच्चे भी ना, तुम सब सोच रहे होगे कि कुरूप होने की वजह से हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जिस वजह से तुमने हमें गांव से बाहर निकाल दिया वो सही नहीं था। हाँ, इसी वजह से हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे थे और ना ही तुम्हें समझाने आए। इस घटना के बाद माँ बाप ने अपने कुरूप बच्चों को माफ कर दिया और कुछ महीने बाद प्रकृति के अनुसार वो युवक होने लग गए और बूढ़े फिर से अपनी उम्र के हिसाब से दिखने लगे। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि माँ बाप का प्यार रूप या कुरूप से नहीं होता, वो तो निस्वार्थ होता है। एक गांव में सुधा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा निरंजन और उसकी बेटी शिखा ही थी। उसकी बेटी शिखा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सुधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। शिखा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सुधा का बेटा निरंजन वहां आकर बोला, शिखा, तुम बताते क्यों नहीं माँ को कि तुम ये शहर ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी मेरे साथ। सुधा अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे इन अनपढ़ गंवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप हैं जो इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस गांव में मेरे पति की यादें बसी हैं। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप अपनी यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए, हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें फ्लैट भी दिया है। मैं भैया के साथ ही रहूंगी। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको अपने खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी निकाल सकती हैं। इतना कहकर निरंजन और शिखा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। सुधा बेचारी दिन भर रोती रही। अगले दिन सुधा अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? इन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शिखा शायद भूल गई कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उससे बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाकर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर सुधा अपने ब्यूटी पार्लर के दुकान में चली गई। दुकान के बाहर मोहिनी शायद शिखा का इंतजार कर रही थी। सुधा को देखकर वो चौंक गई। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शिखा मेम साहब नहीं है क्या? शिखा अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा मुस्कुराती हुई ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक 20 वर्षीय लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। शिखा दीदी कहाँ है? मोहिनी के बोलने से पहले ही सुधा बोली, शिखा गांव छोड़कर चली गई है बेटी। तुम बताओ, तुम्हें क्या करवाना है? देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है। मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि आज मुझे एक शादी में जाना है।
सुधा मोहिनी की ओर देखकर बोली। सामने जो क्रीम रखी हुई है उसको उठाओ। सुधा अपने हाथों से उस लड़की की मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होती हुई बोली। अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और सुधा की ओर देखकर बोली। माँ जी, कल मैं जिस फंक्शन में गई थी वहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। जानती है क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरी दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सुधा सबका मसाज करने लगी। कुछ ही दिनों में सुधा का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ महीनों बाद सुधा के ब्यूटी पार्लर पर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर सुधा से बोला। मेरा नाम कर्मदास है, मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। सुधा विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वो कुछ गुंडों को लेकर आ धमका। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वो अपने चेहरे पर मसाज करवा कर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो, तुमने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना न कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की की मसाज करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद ये ब्यूटी पार्लर अब नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने सुधा को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी सुधा उदास मन से अपने घर पर थी कि तभी मोहिनी वहां पर आ गई। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद लोगी तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर मोहिनी गुस्से में वहां से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। मोहिनी को देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला। आखिरकार तुमने वो करके दिखा ही दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहां पर रखूंगा। लेकिन अभी आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। चिंता मत करो, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर सुधा के घर पर आ गया और सुधा से बोला। तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ पर रुकी तो पता नहीं तुम किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी?
मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने सुधा को धक्के देकर उसके ही घर से उसे बाहर निकाल दिया। सुधा बेचारी भूखी प्यासी एक खेत में जाकर गई। तभी एक अजनबी औरत सुधा के पास आ गई। कौन हो तुम? तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उस औरत की हमदर्दी देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने साथ घटी घटना बताने लगी। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस गांव के हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि अब बंद हो चुका है। तुम चाहो तो उस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और मेरे घर पर भी रह सकती हो। मैं कुछ सालों के लिए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? एक दूसरे की मदद करना अच्छा होता है, इसीलिए। लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? चिंता मत करो, तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, तुम उसी क्रीम से ही लोगों के चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। सुधा उस औरत के साथ चली गई और उसका ब्यूटी पार्लर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वो औरत सुधा को सब कुछ समझाकर वहां से चली गई। अगले दिन सुधा ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत सुधा के ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो। मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। सुधा मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और वो जवान हो गई। मैं तो जवान हो गई? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़ी औरत अब जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे सुधा के हाथ में रख दिए। एक दिन सुधा के मन में एक विचार आया और वो अपने आप से बोली, हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई हैं और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद मैं उन लड़कियों की मसाज मुफ्त में करूंगी। सुधा ने अखबार में एक ऐड दे दिया। ऐड देते ही उसके मसाज पार्लर में और लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर सुधा के पास आया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था। मैंने आपको अपमानित किया। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो, तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी बेटी की शादी टूट गई और अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सुधा उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इधर गांव का मुखिया सुधा का ब्यूटी पार्लर चलना देखकर काफी परेशान हो चुका था। वो क्रोधित होते हुए मोहिनी की ओर देखकर बोला, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मोहिनी? मुझे खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि बूढ़ी औरतें उसके पार्लर में जाती हैं और जवान होकर बाहर निकलती हैं। अरे उसने तो बहुत ज्यादा उम्र की औरतों को भी जवान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका कद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा, बल्कि बड़ा हो चुका है। शायद आपको पता नहीं कि जिस विधायक की बेटी का चेहरा मेरी वजह से बिगड़ा था, कल उस बुढ़िया ने उसका चेहरा बिल्कुल सही कर दिया। आखिर उसके पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? पता नहीं। वो जिस जगह पर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है, वो जगह बरसों से बंद पड़ी हुई थी। सुधा वहाँ पर कैसे पहुँची, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है और लोगों को इस बात से मतलब भी नहीं है, क्योंकि सुधा सबकी मदद कर रही है। मेरे पास एक तरकीब है।
हमें इस रहस्य को जानने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना होगा। तुम एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो। तुम मेरा और अपने चेहरे का ऐसा मेकअप करो कि हम दोनों बिल्कुल बूढ़े नजर आए। उसके बाद जाकर देखते हैं कि वो आखिर क्या चमत्कार करती है। वो दोनों बूढ़े का रूप लेकर सुधा के ब्यूटी पार्लर में चले गए। मैं बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत भी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवान कर दे। मैं सिर्फ लोगों के चेहरे का मसाज करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं, ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम्हारे साथ में ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुधा ने उन दोनों के चेहरे पर मसाज कर दिया, मगर उन दोनों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं तो जवान ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। इतना कहकर मुखिया और मोहिनी वहाँ से निकलकर घर पर आ गए। हम दोनों के चेहरे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मोहिनी। लगता है कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इस मेकअप को साफ कर दो। सुधा अपने और मुखिया के चेहरे का मेकअप साफ करने लगी, मगर मोहिनी के लाख कोशिश करने के बावजूद मेकअप साफ नहीं हुआ। क्या हुआ मोहिनी? तुम्हारा मेकअप मेरे चेहरे से उतर क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे भी चेहरे से मेकअप नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेकअप हमारे चेहरे के अंदर बस गया हो। मुखिया और मोहिनी घबराकर सीधे सुधा के पास चले गए। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी ही वजह से आपका ब्यूटी पार्लर बंद हुआ था। मैंने ही आपको खराब क्रीम दी थी, जिसकी वजह से विधायक जी की बेटी का चेहरा बिगड़ा। अब हम दोनों को प्लीज ठीक कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। और रही बात जवान होने की, तो मैं सिर्फ लोगों का मेकअप करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं मुझे भी नहीं पता। मोहिनी और मुखिया मुंह लटकाकर रोते हुए वहाँ से चले गए। तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश हुआ और वही औरत जिसने सुधा की मदद की थी सामने निकल कर आई। कौन हो तुम? मैं मेकअप की देवी हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैंने तुम्हारी सहायता की। तुमने जिस तरह से उन लड़कियों की सहायता की है जिनके रिश्ते नहीं हो पाए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज से ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो गायब हो गई। रामपूर पहाडाच्या मध्ये वसलेला एक मोठंसं गाव होतं. प्रत्येक दिवशी सूर्योदयाच्या आधी लोक आपलं काम करायला निघून जायचे. लक्ष्मण सुद्धा आपला रोजगार करण्यासाठी सकाळी सकाळी आपल्या हिरवी मिरचीची गाडी घेऊन हिरवी मिरची विकायला निघून जायचा. हिरवी मिरची घ्या, हिरवी मिरची घ्या. अरे लक्ष्मण दादा, कितीला दिलीस मिरची? 20 रुपये पावशेर दीदी. अरे दादा, एवढी महाग? अरे ताई, शहरात जाताल तर 30च्या खाली नाही मिळणार. एवढ्या महागाईमध्ये हे तर खूप कमी भाव आहे. 15ची दे ना. नाही आहेत आता 20 रुपये. अरे ताई, काय तुम्हाला नाही म्हणू. द्या आता 15 रुपये. असाच चांगला माणूस होता लक्ष्मण. एक गरीब परिवारामधून येणारा लक्ष्मणचं मन साफ आणि चांगला होता. आपल्या बायको आणि 7 वर्षाच्या मुलीबरोबर एक छोट्याशा झोपडीत राहत होता. एक दिवशी हिरव्या मिरचीवरती पाणी टाकताना आपल्या बायकोला बोलतो, अरे ऐका, मीरा आता 7 वर्षाची झाली आहे. आपल्याला आता हिच्या शाळेबद्दल विचार करावा लागेल. अरे यामध्ये काय विचार करायचा आहे? जाऊन कर धनसुखलालच्या शाळेमध्ये जाऊन ऍडमिशन करून घ्या. गावातली सगळी मुलं तर तिथे शिकतात. हो, पण धनसुखलाल खूपच लालची माणूस आहे. दाखला घेण्याचे सुद्धा तो पैसे मागितले तर? इथे बसून तुम्हाला कसं कळणार आहे? जेव्हा तिथे जाणार तेव्हाच कळेल. असं पण धनसुखलाल आपले ग्राहकच आहेत. काय माहिती मुफ्तमध्येच आपल्या मुलीला घेतील तर? चला जाऊन तरी बघतो एकदा. बायकोच्या बोलण्यावरती लक्ष्मण गावचे जमीनदार धनसुखलालच्या शाळेमध्ये जातो. पैसे कमवण्यासाठी धनसुखलालने शाळा बनवली होती, पण त्याच्या मर्जीशिवाय तिथे ऍडमिशन मिळत नव्हतं.
धनसुखलालजी नमस्ते. अरे ये लक्ष्मण, बोल बोल, काय बोलायचंय? मिरची तर पोहोचवलीस ना तू घरी? हां, ती तर 2 दिवसापूर्वीच पोहोचवली होती. वा, काय गोष्ट आहे. जी, ही माझी मुलगी होती. मीरा नाव आहे हिचं. आता ही 7 वर्षाची झाली आहे. माझी इच्छा आहे की हिचा दाखला विद्यालयात होऊन जाईल. जाऊन ऑफिसमध्ये 20,000 भरा आणि नंतर शाळेमध्ये पाठवा मुलीला. मालक, 20,000 रुपये? एवढे पैसे तर मी नाही देऊ शकणार. मी माझ्या हिरव्या मिरचीची लॉरी जरी विकली तरी मी पैसे नाही देऊ शकणार. अरे मग पैसे नाही देणार आहेस तर जा ना इथून. इथे का घेऊन आलाय आपल्या मुलीला? निघा इथून. मालक, असं नका बोलू. जर तुम्ही शाळेत दाखला नाही देणार तर कोण देणार? इथे कुठलं दुसरं विद्यालय सुद्धा नाहीये. अरे तर मग मी काय करू? जाऊन मर कुठे, पण बिना पैशाचं इथं नको येत जाऊ. माझ्या शाळेमध्ये त्याच लोकांचे मुलं शिकतात ज्यांच्याकडे पैसा आहे. आता जातो इथून का धक्के मारून बाहेर काढू? लक्ष्मणने धनसुखलालचे पाय पकडले. सेक्युरिटी, अरे कोण आहे बाहेर? आत या. अरे चल बाहेर, नाही तर मार खाशील. चल बाहेर, चल चल रे लवकर, चल. मालक, थोडी तरी दया करा. माझ्या मुलीबद्दल विचार करा मालक. धनसुखलाल असाच मोठा आणि लालची माणूस होता. पैशाचा खूप लालची होता. हे बघा शर्माजी, तुम्ही बोलला होतात की 2 महिने थांबा, आता पैसे नाहीयेत. मी तुमच्या मुलीला शाळेत येण्यापासून थांबवलं का? तुम्ही सांगा. नाही ना? हो, पण मी आता पैसे घेऊन आलोय. हे घ्या, पूर्ण 50,000 रुपये आहेत. हो, असेच तुम्ही तुमच्या मुलाची फीस भरत राहा. तो एक दिवस खूप मोठा माणूस बनेल. आणि भाऊ, विद्यालयाचे खर्च खूप असतात हो. टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सगळं बघत राहावं लागतं. कुठून चालवायचा खर्च? बरोबर बोललात तुम्ही. जो त्याला पैसे द्यायचा, धनसुखलाल त्यांचीच खातिरदारी करायचा. आणि लक्ष्मणसारखी लोक जे त्याला पैसे नाही देऊ शकायचे त्यांचा तो अपमान करायचा. मुलीचं ऍडमिशन नाही झाल्यामुळे लक्ष्मण खूप दुखी होता. एक दिवस रस्त्याने आपली गाडी घेऊन कुठेतरी जात होता. त्याला एक वडाच्या झाडाखाली एक साधू भेटतो. अरे बाळा, कुठे जात आहेस? हो बाबा, चाललोय आपल्या मिरच्या विकण्यासाठी. अच्छा, जरा इथे तरी ये. जी बाबा, बोला. पिण्यासाठी पाणी आहे का? मला खूप तहान लागलीये. 1 मिनिट बाबा, आत्ता देतो तुम्हाला. वा बाळा, काही खाण्यासाठी आहे का? जी बाबा, खाण्यासाठी तर फक्त 2 चपात्या आहेत, त्या सुद्धा शिळ्या आहेत. हो चालेल, मला खूप भूक लागलीये मला. लक्ष्मणने साधूला बासी चपाती दिली तर साधू बोलतो, याच्यासोबत काहीच नाहीये ना? तू एक काम कर, मला ती हिरवी मिरची दे. लक्ष्मणने साधूला 2-4 हिरव्या मिरच्या आणून दिल्या आणि साधूनी ती खूप आवडीने खाल्ली. वा बाळा, मन प्रसन्न झालं माझं. साधू खूप खुश होतो. त्याने हवेमध्ये एक हात फिरवला आणि त्याच्या हातामध्ये काही हिरवी मिरची आली. त्याने लक्ष्मणला देताच सांगितलं, बाळा, हे घेऊन जा. तू मला आज प्रसन्न केलं आहेस. या उपाशी माणसाला जेवायला घातलंस. ही मिरची घेऊन जा आणि याला समोर ठेवून तू जेही मागशील ते तुला भेटून जाईल. लक्ष्मणला तर अजिबात विश्वास झालाच नाही. त्याला हे साधूच्या हातातली एक कला वाटली. तरी सुद्धा लक्ष्मणने साधूचं मन ठेवण्यासाठी त्याला प्रणाम केलं आणि ती हिरवी मिरची घेतली. लक्ष्मण जेव्हा आपल्या घरी येतो तर त्याच्या मुलीने रडत रडत सांगितलं, बाबा, मला शाळेत जायचंय, नाहीतर मी जेवण नाही करणार. अरे बाळा, असं नाही करत. जेवण करून घे. उद्यापासून आपण शाळेत जाऊया. कसं जाणार शाळेमध्ये? शाळेची फी तर नाही आहे आपल्याजवळ. अरे बाळा, जाऊया, जरूर जाऊया. आणि आता तू जेवण कर आणि झोपून जा. जेव्हा तू उठशील उद्या तेव्हा आपण शाळेत जाऊया. पक्का ना बाबा? एकदम पक्का. लक्ष्मणला आपल्या मुलीचं दुःख बघवलं नव्हतं जात. त्याला काही करून आपल्या मुलीला शाळेत पाठवायचं होतं. तेव्हाच त्याला आपल्याला जवळ असलेल्या साधूची मिरचीची आठवण आली.
लक्ष्मणने मिरचीजवळ आपले हात जोडले आणि बोलायला लागला. माझी मुलगी खूप दुखी आहे. कृपया तिचा दाखला करून द्या शाळेमध्ये. बघताच बघता मैदानामध्ये एक जादूही शाळा तयार झाली, ज्यांची भिंत हिरव्या मिरचीने भरलेली होती. हे बघून लक्ष्मणला अजिबात राहवलं नाही. शाळेचा दरवाजा उघडला आणि त्यामधून एक शिक्षक बाहेर आला. हॅलो लक्ष्मण, हे आहे हिरव्या मिरचींचं जादूचं शाळा. इथे तुझी मुलगी मीराच्या सोबतच गावातले गरीब मुलं सुद्धा शिकतील, आणि ते सुद्धा मुफ्तमध्ये. मुलं शिकतील आणि पुढे जातील. काय हे खरंच होऊ शकतं? हे खरंच झालं लक्ष्मण. उद्या तुझ्या मुलीला घेऊन ये. मग काय होतं, गावातले गरीब मुलं जे धनसुखलालच्या शाळेमध्ये नव्हते जाऊ शकत, ते हिरव्या मिरचीच्या जादुई शाळेमध्ये येऊन मजेत शिकायला लागले. तेच दुसरीकडे याच हिरव्या जादुई मिरचीच्या शाळेबद्दल धनसुखलालपर्यंत पोहोचते तर तो रागामध्ये येतो. अरे शांत व्हा, असं रागात येऊन थोडी ना काय होणार आहे. शांत कसं होऊ? अरे कसं शांत होऊ? माझे एवढे पैसे लागलेत या विद्यालयात. जर बुडलो तर मी बर्बाद होऊन जाईल. त्या गरीब मुलांच्या सोबतच त्या हिरव्या मिरचीच्या जादूच्या मंदिराने श्रीमंताचे मुलं सुद्धा जात आहेत, आणि तू म्हणतीये की शांत होऊन जा. मी कित्येक वेळा तुम्हाला सांगितलं आहे, पैशाची लालच ही चांगली नाही आहे. गरीब मुलांसाठी काहीतरी करा, पण नाही. पण तुम्हाला तुमच्या मनातलंच करायचं आहे. मी त्या लक्ष्मणला आणि त्याच्या त्या विद्यालयाला नाही सोडणार. तर काय करणार? शाळेला जाळून टाकणार? हो, मी त्या विद्यालयाला जाळून टाकेल. पूर्ण विद्यालयाला जाळून टाकेल. शाळा सुटायला फक्त 1 तास बाकी होता, तर शाळेच्या मागे धनसुखलाल आपल्यासोबत एक पेट्रोलचा डब्बा घेऊन येतो. त्याने पेट्रोल शाळेच्या हिरव्या मिरचीच्या भिंतीवरती टाकलं आणि माचीस जाळली. पण जसंच त्याने ती माचीस त्या भिंतीवरती टाकली, हुशारचंदच्या पोटामध्ये 100 मिरचींची आग लागायला लागली. तो त्या पिढेने ओढायला लागला. हे देवा, हे काय होत आहे? वाचवा, वाचवा. पिढेमुळे तो एवढा ओरडायला लागला तर त्या शाळेतली भरपूर मुलं, लक्ष्मण आणि शिक्षक त्याच्याजवळ येऊन उभे राहतात. त्याला ओरडताना बघून शिक्षक बोलले, बघितलं धनसुखलाल, तुझ्या बुद्धीचं उत्तर. तू पैसे कमवण्यासाठी एक चांगलं विद्यालय बंद करू इच्छित होतास. अरे गावातले गरीब आई वडील तुझ्या विद्यालयाची एवढी मोठी फीस कशी देतील सांग? आणि जे तुला पैसे नाही देत आहे त्यांना तू घरी पाठवून देतोस. गरिबांना लुटून तू तुझी तिजोरी भरत होतास. हे कधीच नाही होणार. तू या गावाचाच सदस्य आहे. तुला इथल्या प्रगतीबद्दल विचार करायला पाहिजे, ना की फक्त स्वतःच्या भलाईबद्दल. मला माफ करा. मला माझ्या चुकीचा पश्चाताप झालाय. मला ह्या त्रासामधून बाहेर काढा, नाहीतर मी मरून जाईल. वाचवा, वाचवा मला. शिक्षकांनी हवेमध्ये हात फिरवला आणि त्यांच्या हातामध्ये एक मिरची आली. हे घे, ही मिरची खा. याच्यामुळे तुझा त्रास बंद होऊन जाईल. मिरची खाताच धनसुखलालची वेदना बंद झाली. तो धनसुखलालच्या समोर हात जोडून आपला पछतावा करत होता. लक्ष्मण, मला माफ कर. मी पैशाच्या लालसाने मला आंधळ केलं होतं. काय बरोबर आहे आणि काय चुकीचं त्याच्यामध्ये मला फरक दिसणंच बंद झालं होतं. पण आता मला माझ्या चुकीचा पश्चाताप झालाय.